स्वागत है। आज हम पौधों की दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पे उन पौधों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, हमारा खाना, कपड़े, दवाइयाँ, सब कुछ कहीं ना कहीं पौधों से ही तो जुड़ा है। सही बात है। हमारे पास आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी इकोनॉमिक बॉटनी पर लिखी एक किताब के कुछ हिस्से हैं। हाँ, इनमें अनाज, दालों, तेलों, फलों और सब्जियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी गई है। हाँ, काफी डिटेल में है। तो तैयार है। हमारा मकसद है इन पन्नों से, आप कह सकते हैं, काम की बातें निकालना। हाँ, ये समझना कि इन पौधों को कैसे अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। और जाहिर है भारत के लिहाज से ये कितने अहम है। बिल्कुल। और ये देखना वाकई रोचक होगा कि ये पौधे सिर्फ हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं करते, बल्कि हमारी इकोनॉमी और हमारी सेहत पे भी कितना गहरा असर डालते हैं। तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग तरह के पौधे कौन से हैं और उनकी क्या खास बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये आर्थिक वनस्पति विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये उन पौधों और उनसे मिलने वाली चीजों उनके प्रोडक्ट्स का अध्ययन है। अच्छा। जो हम इंसानों के लिए फायदेमंद है, हमारे जीवन के लिए, हमारी खुशहाली समृद्धि के लिए जरूरी है। ठीक है। और इन पौधों को उनके इस्तेमाल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। जैसे अनाज देने वाले पौधे, हाँ रेशे देने वाले जैसे कपास, हाँ, दवा वाले पौधे, लकड़ी वाले, तेल देने वाले, रबड़, फल, सब्जी, मसाले, हाँ, पीने की चीजें जैसे चाय, कॉफी और मेवे। हाँ बहुत सारी श्रेणियां हैं। जी। आज हम इनमें से कुछ खास पर बात करेंगे। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं अनाज यानी खाद्यान्न फसलों हाँ, से। सीरियल्स। ये ज्यादातर घास परिवार पोएसिए या ग्रामीने कुल के पौधे होते हैं, है ना, जिन्हें हम उनके दानों के लिए उगाते हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर में ये हमारे भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टेपल फूड जाके बोले। सही कहा। किताब में इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रमुख अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ। मेजर सीरियल्स, हाँ। फिर मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा। और फिर छोटे या लघु अनाज भी हैं, जैसे रागी, कोदो। हाँ, मिलेट्स जिन्हें कहते हैं, माइनर मिलेट्स। आजकल काफी चर्चा में भी हैं ये। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कुछ मुख्य अनाजों पर गौर करते हैं। गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। हाँ, गेहूं, इसका जो दाना होता है जिसे कैरियोप्सिस कहते हैं, वो हमारे काम आता है। इसमें मुख्य रूप से स्टार्च होता है, करीब 60 से 70%। जो हमें एनर्जी देता है। एग्जैक्टली। और प्रोटीन भी होता है, करीब 8 से 15%। और गेहूं से तो खैर चपाती, ब्रेड, मैदा, सूजी, दलिया, क्या कुछ नहीं बनता। पशुओं के चारे में भी काम आता है। इसमें एक खास प्रोटीन का जिक्र है, ग्लूटेन। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ग्लूटेन ही वो चीज है जो आटे को वो खिंचाव, वो लोच देता है, इलास्टिसिटी वगैरह, फूलती है, नरम बनती है। तो बेकरी उद्योग के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। अब चावल पर आते हैं। ओरिज़ा सटीवा। हाँ, चावल, इसका भी दाना ही इस्तेमाल होता है। इसमें स्टार्च गेहूं से भी ज्यादा होता है, करीब 90% तक। प्रोटीन थोड़ा कम होता है, 8-10% के आसपास। चावल तो हम खाते ही हैं, और उसका पुआल भी काम आता है कागज, चटाई बनाने में। हाँ, पुआल या पराली के भी कई उपयोग हैं। किताब में गोल्डन राइस का जिक्र है। वो क्या चीज है? गोल्डन राइस? हाँ, गोल्डन राइस एक खास किस्म है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है ताकि इसमें विटामिन ए भरपूर हो। बीटा कैरोटीन होता है इसमें। अच्छा, तो ये उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जहां विटामिन ए की कमी है। बिल्कुल। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है चावल के बारे में। जो चावल मशीन से बहुत ज्यादा पॉलिश कर दिया जाता है, हाँ, वो सफेद वाला। हाँ, उसमें थायमीन यानी विटामिन B1 काफी कम हो जाता है, और इसकी कमी से फिर बेरी-बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। ओह, ये तो जरूरी बात है। और हाँ, चावल की जो भूसी या कन होती है, ब्रैन, उसमें भी 10-15% तेल होता है। राइस ब्रैन ऑयल, वो भी आजकल काफी इस्तेमाल होता है। अच्छा, और मक्का, जिया मेज? मक्का, हाँ, इसका भी दाना ही काम का है। इसमें भी स्टार्च काफी होता है, लगभग 79%, और प्रोटीन 5 से 12%। रोटी, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, ये सब तो बनते ही हैं। हाँ, और इससे जीटन नाम का एक प्लांट हार्मोन भी मिलता है। ग्रोथ रेगुलेटर है वो, और पशुओं के चारे के लिए तो ये बहुत लोकप्रिय है ही। ये C4 पौधा है, इसका क्या मतलब? C4 पौधे वो फोटोसिंथेसिस यानी धूप से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा कुशल होते हैं, खासकर गर्म और तेज धूप वाले माहौल में। मक्का एक C4 पौधा है, और इसमें जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ओके, और जौ, हॉडियम वल्गेरे? जौ भी रोटी बनाने और खासतौर पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे बियर वगैरह बनाने में काम आता है।
माल्टिंग होती है इसकी। कुछ और मजेदार बातें भी हैं इन स्रोतों में, जैसे मंडुआ या रागी को डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें फाइबर और कुछ मिनरल्स अच्छे होते हैं और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। और बाजरा, वो सबसे ज्यादा सूखा झेल सकने वाली फसल है। ये तो कमाल है। हाँ, बहुत हार्डी फसल है, कम पानी में भी हो जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप अनाज उत्पादक देशों में है, चीन और अमेरिका के बाद। जी हाँ, और भारत के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये राज्य अनाज उत्पादन में काफी आगे हैं। 2021-22 के आंकड़े यही बताते हैं। और अनाज की खेती तो बहुत पुरानी है, नवपाषाण काल से। हाँ, नियोलिथिक एज से जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो अनाज सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलों में से थे। रूसी वैज्ञानिक वेविलोव ने दुनिया में 8 ऐसे मुख्य केंद्र बताए थे जहां से ये खेती वाली फसलें फैली। अच्छा, और एक सुगंध चावल का भी जिक्र है। हाँ, पूसा फूटी 60, वो शायद बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किया गया पहला सुपर फाइन मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला चावल था। बहुत खूब। तो अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट तो खूब मिला, लेकिन प्रोटीन का क्या? उसके लिए तो दालें हैं। बिल्कुल। अब आते हैं दालों यानी पल्स क्रॉप्स पर। ये फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनीजे या फेबेसी कुल के, और इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, क्या? ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। इनकी जड़ों में ना खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ, सुना है। ये हवा की नाइट्रोजन गैस को पकड़कर ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें, नाइट्रेट्स वगैरह में। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो एक तरह से ये पौधे खुद ही अपने लिए खाद बना लेते हैं। वाह, ये तो कमाल है। और भारत में इन्हें तीनों मौसमों में उगाया जाता है, खरीफ, रबी और जायद। जी हाँ, कुछ दालें खरीफ में जैसे अरहर, उर्द, मूंग, कुछ रबी में चना, मटर, मसूर, और कुछ जायद के छोटे मौसम में भी जैसे मूंग, उर्द। और ये जानकर शायद हैरानी हो मुझे तो हुई कि दालों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। हाँ, एरिया यानी क्षेत्रफल में भी, कुल उत्पादन में भी, और उपभोग यानी खाने में भी। दुनिया की करीब 35% जमीन जिस पर दालें उगती हैं वो भारत में है, और दुनिया की 25% से ज्यादा दालें यहीं पैदा होती हैं। आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? पेंच ये है कि FAO और WHO के हिसाब से एक स्वस्थ आहार के लिए हमें रोज लगभग 104 ग्राम दाल खानी चाहिए। 104 ग्राम, ठीक है। लेकिन भारत में 2022-23 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी सिर्फ 53.8 ग्राम प्रतिदिन थी। सिर्फ 53.8, मतलब जरूरत से लगभग आधी। हाँ, तो हम उगाते और खाते तो बहुत हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, पर हमारी आबादी इतनी है कि हमारी जरूरत के हिसाब से फिर भी कम है। हमें दालें आयात भी करनी पड़ती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए कुछ खास दालों को देखते हैं। अरहर, चना, मसूर, ये तो हम सब रोज खाते ही हैं। हाँ, अरहर दाल के अलावा सब्जी और हरी खाद के लिए भी। चना से दाल, बेसन, छोले, मिठाइयाँ बनती हैं। कहते हैं स्कर्वी रोग में भी फायदेमंद है। मसूर भी दाल, सब्जी और मिट्टी सुधारने का काम करती है। सोयाबीन के बारे में स्रोत कहते हैं कि ये कमाल की चीज है। हाँ, सोयाबीन वाकई कमाल की है। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, करीब 40 से 45%। 40-45%? इतना ज्यादा? जी हाँ, और साथ में करीब 22% तेल भी होता है। इसीलिए ऐसे तिलहन में भी गिना जाता है कई बार। अच्छा, और इससे बनता क्या क्या है? इससे सोया मिल्क बनता है, टोफू यानी सोया पनीर, आटा और पशुओं का चारा। जैविक खाद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दुनिया में ब्राजील इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और मूंग और उर्द? मूंग दाल मुंगोड़ी, पापड़, सब्जी के लिए मशहूर है। हल्की होती है, पचने में आसान, हरी खाद का भी काम करती है। और उड़द दाल तो दक्षिण भारतीय खाने डोसा, इडली, वड़ा का जरूरी हिस्सा है। ये भी अच्छी हरी खाद है। कहते हैं 1 हेक्टेयर में 45 किलो तक नाइट्रोजन जमा कर सकती है। ग्वार का भी जिक्र है। सब्जी तो खाई है, पर इससे गोंद मिलता है। सही पकड़ा। ग्वार यानी साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा सब्जी और चारे के अलावा अपने गोंद के लिए बहुत मशहूर है। ये ग्वारगम जो है, ये कपड़ा, कागज, फूड प्रोसेसिंग, तेल निकालने जैसे कई उद्योगों में थिकनिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। अच्छा, मतलब इंडस्ट्रियल यूज भी है। हाँ, और इससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा भी मिलती है भारत को। फिर लोबिया है, जिसे काउपी भी कहते हैं। दाल, सब्जी, चारा, इसमें भी प्रोटीन 23.4% अच्छा होता है, खासकर मिथ्योनिन एमिनो एसिड। एक और दाल है खेसारी। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही गई है। इसमें कोई न्यूरोटॉक्सिन होता है? हाँ,
खेसारी दाल में एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टॉक्सिन होता है, BOAA, जिसे लेथ्रोजन भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये खतरनाक है? देखिए, अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में और लगातार खाया जाए तो ये नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डाल सकता है। इससे लेथरिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें पैरों में लकवा या गठिया जैसी समस्या हो सकती है। ओह, इसीलिए कई जगहों पर इसके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा था। हालांकि अब कम टॉक्सिन वाली किस्में विकसित करने की कोशिश हो रही है, पर हाँ, सावधानी जरूरी है। तो कुल मिलाकर दालों से हमें प्रोटीन 18 to 25% तो मिलता है, लाइसिन जैसा ज़रूरी अमीनो एसिड भी, लेकिन कुछ दूसरे अमीनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन और सल्फर वाले इनमें कम होते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि अनाज और दालों को मिलाकर खाना चाहिए, ताकि हमें सभी जरूरी अमीनो एसिड मिल जाएं। और ये भी ध्यान रखना है कि कुछ दालों में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे तत्व जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर, हीमोग्लूटिनिन्स हो सकते हैं जो पाचन में थोड़ी दिक्कत करें या पोषण सोखने में बाधा डालें। सही, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें पानी में भिगोने, अंकुरित करने या उबालने से ये तत्व काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। हमारी पारंपरिक कुकिंग विधियां इसीलिए फायदेमंद है। हाँ, ये तो है। और कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी इनमें खूब होते हैं। बिल्कुल। तो प्रोटीन और मिनरल्स के लिए दालें बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं वसा यानी फैट्स की, जो हमें मिलती है तिलहन फसलों से। ऑयल सीड क्रॉप्स, हाँ, जिनसे हमें वनस्पति तेल मिलता है। हाँ, इनसे मिलने वाले तेलों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं वाष्पशील या सुगंधित तेल, एसेंशियल ऑयल्स, जैसे चंदन, लैवेंडर का तेल, हाँ, जो इत्र या दवाओं में काम आते हैं। बिल्कुल, ये खुशबूदार होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। दूसरे होते हैं अवाष्पशील या वसीय तेल, जिन्हें फिक्स्ड या फैटी ऑयल्स कहते हैं। ये वो हैं जिन्हें हम खाते हैं या साबुन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये गाढ़े होते हैं और हवा में आसानी से उड़ते नहीं। इन्हीं की बात हम यहाँ ज्यादा करेंगे। इन वसी तेलों को भी उनकी एक खासियत के आधार पर और बांटा जाता है कि वो हवा के संपर्क में आने पर सूखते हैं या नहीं। सूखते हैं? तेल कैसे सूखेगा? मतलब हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक पतली ठोस परत बना लेते हैं। पॉलीमर बन जाता है एक तरह से। इसे आयोडीन संख्या से मापते हैं। संख्या जितनी ज्यादा, तेल उतनी जल्दी सूखेगा। अच्छा, तो जो तेल जल्दी सूख जाते हैं, जैसे अलसी, लिनसीड या कुसुम सैफ्लावर का तेल, उन्हें ड्राइंग ऑयल्स यानी सूखने वाले तेल कहते हैं। इनकी आयोडीन संख्या 130 से ज्यादा होती है। और ये किस काम आते हैं? ये पेंट, वार्निश, प्रिंटिंग स्याही बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सूखकर एक प्रोटेक्टिव परत बना लेते हैं। अच्छा, तभी पेंट में अलसी का तेल मिलाते हैं। अब समझ आया। हाँ, फिर कुछ तेल ऐसे हैं जो हवा में बहुत धीरे सूखते हैं या लगभग नहीं सूखते, जैसे मूंगफली, अरंडी या जैतून का तेल। इन्हें नॉन ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। इनकी आयोडीन संख्या 100 से कम होती है। और बीच वाले? हाँ, बीच वाले सेमी ड्राइंग ऑयल्स कहलाते हैं, जैसे तिल, सरसों, सूरजमुखी। इनकी आयोडीन संख्या 100 से 130 के बीच होती है। ये और नॉन ड्राइंग ऑयल्स ज्यादातर खाने या साबुन बनाने के काम आते हैं। और कुछ तेल तो कमरे के तापमान पे जम जाते हैं, जैसे नारियल या ताड़ का तेल। सही। उन्हें वनस्पति वसा कहते हैं। वो तकनीकी रूप से तेल ही हैं, बस उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब कुछ खास तिलहन फसलों को देखते हैं। मूंगफली, अराकिस हाइपोगेजिया। इसके बारे में एक दिलचस्प बात लिखी है, पैगिंग। ये क्या होता है? हाँ, मूंगफली में ये एक अनोखी प्रक्रिया होती है। मूंगफली का फूल जमीन के ऊपर लगता है, सामान्य पौधों की तरह, लेकिन परागण होने के बाद फूल के नीचे से एक डंडी जैसी चीज निकलती है, जिसे पैग कहते हैं। अच्छा, ये पैग नीचे की तरफ बढ़ता है और अपने सिरे पर विकसित हो रहे अंडाशय, जिससे फल बनेगा, को जमीन के अंदर धकेल देता है। मतलब फल जमीन के अंदर बनता है? हाँ, मूंगफली जमीन के अंदर ही पकती है, इसीलिए इसे ग्राउंडनट कहते हैं। इसमें तेल करीब 45% होता है। खाने के तेल, वनस्पति घी, साबुन और मूंगफली की खली पशुओं के चारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। कमाल है। और सरसों, ब्रेसिका स्पीशीज, इसकी तीखी गंध का भी कारण बताया गया है। हाँ, सरसों में जो एक खास तेज गंध और स्वाद होता है, वो एक सल्फर कंपाउंड एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। इसमें तेल की मात्रा 30 से 48% तक हो सकती है, किस्म पर निर्भर करता है। खाने का तेल, मसाले, साबुन, ग्रीस बनाने में काम आता है। इसमें एरोसिक एसिड भी पाया जाता है, जिसकी ज्यादा मात्रा सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए अब
कम एरोसिक एसिड वाली किस्में उगाई जाती हैं। अच्छा। और तिल, सेसेमम इंडिकम। तिल में तेल काफ़ी ज़्यादा होता है, 50% तक। खाने का तेल, मिठाइयाँ, तिल के लड्डू, साबुन, दवाओं में इस्तेमाल होता है। इसमें सिसमोल नाम का एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो तेल को जल्दी खराब होने से बचाता है। नारियल की बात करें, कोकस न्यूसिफेरा, इसमें तो 60-65% तेल होता है। हाँ, नारियल तेल का खजाना है। खाने का तेल, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, पूजा पाठ, लुब्रिकेंट, क्या नहीं बनता इससे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सूरजमुखी, हेलियंथस एनोएस का तेल काफी लोकप्रिय है। कहते हैं दिल के लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, खासकर लिनोलिक एसिड, ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट कम। इसमें तेल 46 to 52% तक होता है। खाने के तेल और वनस्पति घी में इस्तेमाल होता है। कुसुम, कार्थैमस टिंक्टोरियस भी है, इससे भी तेल निकलता है। हाँ, कुसुम यानी सैफर फ्लावर, इसके बीजों में करीब 32% तेल होता है। ये भी खाने के काम आता है और इसमें भी पूफा अच्छा होता है। सूखने वाला तेल होने के कारण पेंट वार्निश में भी इस्तेमाल होता है। इसके फूलों से कार्थामिन नाम का लाल नारंगी रंग भी मिलता है। और एक अरंडी का तेल है, रिसिनस कम्युनिस, इसके बारे में लिखा है कि ये खाने लायक नहीं है। बिल्कुल सही। अरंडी यानी कैस्टर का तेल खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है और कुछ अन्य तत्व जो लैक्सेटिव, पेट साफ करने वाला असर डालते हैं। तो फिर ये किस काम आता है? साबुन, पेंट, वार्निश, स्याही, प्लास्टिक, नायलॉन, यहाँ तक कि बायोफ्यूल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी खली, तेल निकालने के बाद जो बचता है, वो भी जानवरों के लिए जहरीली होती है क्योंकि उसमें रीसीन नाम का एक बहुत जहरीला प्रोटीन होता है। लेकिन खाद के रूप में ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन काफी होता है। तो हर तेल और उसके पौधे का अपना अलग अलग महत्व और इस्तेमाल है। सही कहा। भारत में तिलहन का उत्पादन भी काफी होता है। 2021-22 में करीब 37.7 मिलियन टन था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य इसमें आगे हैं। लेकिन आपने कहा था कि हमें आयात भी करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हमारी खपत उत्पादन से कई ज्यादा है, खासकर खाने वाले तेलों की। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल हमें बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाना पड़ता है। चलिए अब कुछ मीठा और रसीला हो जाए, फलों की बात करते हैं। हाँ, फ्रूट्स। फलों के विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। और ये जानकर खुशी हुई कि भारत फल उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चीन के बाद। दुनिया के 10% से ज्यादा फल भारत में ही उगते हैं। जी हाँ, फल उत्पादन में हम काफी आगे हैं। भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश फल उगाने वाले टॉप राज्य हैं। और अलग अलग फलों के लिए अलग अलग इलाके मशहूर हैं। जैसे आंध्र प्रदेश आम और केले दोनों के लिए टॉप पर है, महाराष्ट्र अंगूर के लिए, यूपी अमरूद के लिए और बिहार लीची के लिए। सही। फलों को जलवायु के हिसाब से भी बांटते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी गर्म मौसम वाले फल, आम, केला, पपीता। उपोष्णकटिबंधीय यानी मध्यम मौसम वाले, अंगूर, संतरा, अमरूद। और शीतोष्णकटिबंधीय यानी ठंडे मौसम वाले, सेब, नाशपाती, आड़ू। और फलों को उनके प्रकार के हिसाब से भी बांटते हैं, जैसे अष्टिफल, बेरी। हाँ, वनस्पति विज्ञान के हिसाब से। जैसे आम और बेर ड्रूप या अष्टिफल है जिनमें एक गुठली होती है। केला और टमाटर, हाँ टमाटर भी फल है, बेरी हैं। सेब और नाशपाती पॉम है। संतरा नींबू हेस्पेरिडियम है। काजू नट है। ये उनका बोटानिकल क्लासिफिकेशन है। समझ गई। पोषण के मामले में तो फल लाजवाब है। बिल्कुल, विटामिन्स और मिनरल्स का बेहतरीन स्रोत हैं। जैसे विटामिन ए के लिए आम और पपीता, विटामिन B1 थायमीन के लिए काजू और अखरोट, विटामिन सी तो आंवला और अमरूद में भरपूर होता है। हाँ, आंवला तो विटामिन सी का राजा माना जाता है। और ये जानकर शायद आपको भी हैरानी हो, मुझे तो हुई, कि काजू में 21% से ज्यादा और बादाम में करीब 21% प्रोटीन होता है। मैं तो इन्हें सिर्फ फैट का सोर्स समझती थी। हाँ, नट्स में प्रोटीन भी अच्छा होता है। और वसा यानी फैट की बात करें तो अखरोट में तो 64.5% तक फैट होता है। काजू में भी करीब 47%, लेकिन ये ज्यादातर गुड फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट होता है। और कार्बोहाइड्रेट यानी तुरंत एनर्जी के लिए केला और खजूर। सही। और मिनरल्स भी, जैसे लीची में कैल्शियम अच्छा होता है और खजूर आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। और उपलब्धता की बात करें तो फलों के मामले में स्थिति अच्छी है। जरूरत प्रति व्यक्ति 92 ग्राम रोज की है, जबकि 2021-22 में उपलब्धता 290 ग्राम रोज थी। हाँ, ये काफी अच्छी बात है। फलों का उत्पादन और खपत दोनों ही अच्छी स्थिति में है। फलों में भी कुछ अनोखी बातें हैं,
जैसे सेब और अनानास को आभासी फल या स्यूडोकार्प कहते हैं। हाँ, आभासी फल का मतलब यह है कि फल के विकास में अंडाशय, ओवरी के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से जैसे थैलेमस, पुष्पासन भी हिस्सा लेते हैं और फल का मुख्य गूदेदार हिस्सा बन जाते हैं। असली फल तो अंडाशय से बनता है। अच्छा, मतलब सेब का जो हिस्सा हम खाते हैं वो पुष्पासन से बनता है? हाँ, मुख्य रूप से। और केला और अंगूर की कुछ किस्में अनिषेक फल पार्थेनोकार्पिक होती हैं। पार्थेनोकार्पिक, ये क्या होता है? मतलब वो बिना परागण या निषेचन के ही फल में विकसित हो जाती हैं। इसीलिए उनमें बीज नहीं होते या बहुत छोटे अविकसित बीज होते हैं। है ना कुदरत कमाल की, बिना बीज के फल। चलिए अब आते हैं थाली के सबसे रंगीन हिस्से पर, सब्जियां। हाँ, वेजिटेबल्स। इनके अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। कहा जाता है कि एक संतुलित आहार के लिए हमें रोज लगभग 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, अलग अलग तरह की। जी हाँ, जिसमें पत्तेदार, जड़ वाली, फल वाली सब शामिल हों। और यहाँ भी अच्छी खबर है, भारत में उपलब्धता 2022 में 401 ग्राम दिन, जरूरत से ज्यादा है। हाँ, सब्जियों के मामले में भी हम आत्मनिर्भर हैं और उत्पादन काफी अच्छा है। सब्जियां हमें पोषण तो देती ही हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, शकरकंद, टैपियोका, प्रोटीन जैसे मटर, लोबिया, सेम की फलियां, हालांकि दालें प्रोटीन का बेहतर स्रोत है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विटामिन्स और मिनरल्स। साथ ही डाइटरी फाइबर मिलता है जो पाचन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ सब्जियों में औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे आपने बताया था टमाटर, लहसुन, प्याज, करेला। हाँ, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं और किसानों के लिए ये नकदी फसलें भी हैं, आमदनी का अच्छा जरिया। विटामिन्स और मिनरल्स का तो खजाना है सब्जियां, जैसे विटामिन ए के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, सरसों का साग, गाजर, शकरकंद। सही। बीटा कैरोटीन होता है इनमें, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बनता है। विटामिन B1 थायमिन के लिए मिर्च, टमाटर। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के लिए मेथी की पत्तियां। और विटामिन सी, इसके लिए ड्रमस्टिक यानी सहजन की पत्तियां, धनिया पत्ती, मिर्च, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च कई अच्छे स्रोत हैं। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम के लिए करी पत्ता, एमरांथिस, चौलाई, सहजन की पत्तियां। आयरन के लिए फिर से चौलाई, धनिया पत्ती, पालक। हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं और फॉलिक एसिड का भी, जो खून बनाने और गर्भावस्था में बहुत जरूरी है। किताब में सब्जियों के रंग और स्वाद के पीछे के केमिकल्स का भी जिक्र है, ये बड़ा मजेदार लगा मुझे। हाँ, ये रुचिक है। जैसे मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड कंपाउंड के कारण होता है। और मिर्च की चटपटाहट, वो तो सबको पता होगा। हाँ, वो कैप्सिसिन नाम के केमिकल से आती है। जितना ज्यादा कैप्सिसिन उतनी तेज मिर्च। खीरे में कभी कभी कड़वाहट होती है, वो क्यों? वो कुकुरबिटेसिन नाम के कंपाउंड्स की वजह से होती है। ये पौधे का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। प्याज या लहसुन की खास गंध? वो सल्फर वाले यौगिकों के कारण होती है। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और लहसुन में अलाइसिन, यही उनके औषधीय गुणों के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। करेले की कड़वाहट का भी कारण दिया है मेमेडिकोसाइट। और आलू अगर हरा हो जाए तो कहते नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि धूप लगने पर आलू में सोलेनिन नाम का एल्कलॉइड बन जाता है, जो ज्यादा मात्रा में नुकसानदेह हो सकता है। टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपिन की वजह से है ना? बिल्कुल, लाइकोपिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से, और कभी-कभी लाल या बैंगनी रंग एंथोसायानिन से आता है। और हल्दी का पीला रंग? वो कुरकुमिन की वजह से है। कुरकुमिन के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स माने जाते हैं। कितनी जानकारी छुपी है रोज की सब्जियों में। इन्हें और कैसे वर्गीकृत करते हैं? कई आधार हैं, जैसे खाए जाने वाले हिस्से के आधार पर। जड़ वाली गाजर, मूली, चुकंदर। तने वाली आलू, अदरक, अरबी। पत्ते वाली पालक, पत्ता गोभी, मेथी। फूल वाली? फूल गोभी, ब्रोकली। फल वाली टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी। हाँ, बॉटनी के हिसाब से ये फल हैं। और बीज या फली वाली मटर, सेम। और जीवन चक्र के आधार पर भी? हाँ, 1 वर्षीय जो 1 साल में जीवन पूरा करें, जैसे टमाटर, खीरा। 2 वर्षीय जो 2 साल लें, जैसे प्याज, पत्ता गोभी। और बहुवर्षीय जो कई साल चलें, जैसे परवल, सहजन। और उनके वानस्पतिक कुल के आधार पर भी, जैसे क्रूसीफेरी, गोभी वर्ग, कुकुरबिटेसी, लौकी वर्ग, सोलेनेसी, आलू टमाटर वर्ग। उत्पादन की बात करें तो चीन यहाँ भी विश्व में प्रथम है और भारत दूसरे स्थान पर। जी हाँ, और भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में नंबर 1 है सब्जियों में।
हालांकि उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर पैदावार तमिलनाडु में ज्यादा है। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, बैंगन जैसी प्रमुख सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में पहले या दूसरे स्थान पर है। हाँ, इन मुख्य सब्जियों का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हुई मुख्य खाने वाली फसलों की बात। अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, इनके अलावा भी तो ढेरों पौधे हैं जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, उनका भी संक्षिप्त उल्लेख है स्रोत में। सोचिए, रेशे यानी फाइबर्स, कपास और जूट, जिनसे हमारे कपड़े, बोरे, रस्सियां बनती हैं। औषधियाँ, तुलसी, नीम, हल्दी तो हर घर में है। चिरैता का जिक्र है डायबिटीज के लिए। हाँ, चिरैता जैसी कई जड़ी बूटियां पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल होती हैं। लकड़ी, सागौन, शीशम जैसी इमारती लकड़ियाँ, रबर, हेविया ब्रासिलियंसिस पेड़ के लेटेक्स से मिलने वाला प्राकृतिक रबर। मसाले, उनके बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता की सुगंध का कारण भी लिखा है, सिनेमिक एल्डिहाइड। हाँ, मसालों में जो खुशबू और स्वाद होता है वो उनमें मौजूद एसेंशियल ऑयल्स और खास केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होता है। पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और सूखे मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। हाँ, ये सब भी आर्थिक वनस्पति विज्ञान का ही हिस्सा है। सौंफ को माउथ फ्रेशनर भी कहते हैं, ये भी लिखा है। वाह! तो आज हमने देखा कि ये पौधे सिर्फ हरे भरे ही नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था की सचमुच जान है। हाँ, अनाज से लेकर फलों, सब्जियों और दूसरी उपयोगी चीजों तक हर श्रेणी का अपना अलग और महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पोषण संबंधी पहलुओं पर गौर किया, भारत की उत्पादन क्षमता देखी और कुछ दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य भी जाने। बिल्कुल, हमने ये भी समझा कि कैसे कुछ फसलों में पोषण के साथ साथ प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है, जैसे खेसारी दाल का लिथ्रोजन या अरंडी की खली का रिसीन। और कैसे हमारी पारंपरिक विधियां जैसे भिगोना या उबालना इनसे निपटने में मदद करती हैं। सही कहा। और ये भी देखा कि भारत कई फसलों और सब्जियों के उत्पादन में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है, लेकिन दालों जैसी कुछ श्रेणियों में उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अभी भी अंतर है, जो एक चुनौती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है हमारे लिए? मेरे ख्याल से ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भोजन और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कहाँ से आती हैं। हाँ, और कृषि, बागवानी और इन पौधों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी की बुनियाद है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, हमने गोल्डन राइस जैसे बायोटेक्नोलॉजी से उन्नत चावल या रागी जैसे डायबिटीज के अनुकूल बाजरा के बारे में सुना। भविष्य में हमारी बदलती पोषण संबंधी जरूरतें, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें फसल विकास और कृषि पद्धतियों को और कैसे विकसित करने की जरूरत होगी। खासकर उन फसलों के लिए जहां पोषण संबंधी कमियां हैं या उपलब्धता संबंधी चिंताएं हैं, जैसे हमने दालों के मामले में देखा। हाँ, इस पे सोचिएगा जरूर कि विज्ञान और परंपरा मिलकर कैसे आगे का रास्ता बना सकते हैं।